जिस विचारधारा का आज हम अध्ययन करेंगे उसे हम फासीवाद के नाम से जानते हैं। और फासीवाद शब्द का प्रयोग आजकल हम कई अर्थों में करते हैं। तो एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये बात समझें कि फासीवाद किस तरह के विचार समूह या विचारधारा थी और उसके किन परिस्थितियों में ये पनपी और इसका अंत में क्या परिणाम निकला। तो हम आज फासीवाद के बारे में चर्चा करेंगे। और फासीवाद को शब्द की उत्पत्ति फासियो शब्द से हुई है, जिसका मतलब ये है कि लकड़ियों का एक गट्ठर जिस पे एक कुल्हाड़ी है। ये मूलतः ये चिन्ह रोमन साम्राज्य में मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जो उनकी सत्ता और अधिकारिता को प्रदर्शित करते थे। और इसी को प्रतीक के रूप में फासीवादी दलों ने अपनाया। फासीवादी विचारधारा जहां समाजवाद, अनुदारवाद या उदारवाद को हम 19वीं शताब्दी की विचारधारा के रूप में जानते हैं, वहीं फासीवाद को हम 20वीं शताब्दी की विचारधारा के रूप में जानते हैं। यद्यपि इसके बीज हमें हीगल, नीत्शे और प्लेटो की रचनाओं में मिलते हैं। तो एक 20वीं शताब्दी की विचारधारा होने के नाते फासीवाद का जन्म एक विचारधारा के रूप में जिन देशों में ये प्रमुख रूप से सामने आई वे एक इटली और जर्मनी थे। और दोनों देशों में ये 2 महायुद्धों के दौरान ये विचारधारा फली फूली विकसित हुई और इसका परिणाम अंत में दूसरे महायुद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। तो फासीवाद जिस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करता है, जिस लकड़ियों का गट्ठर जिसके साथ कुल्हाड़ी जुड़ी हुई है, ये रोमन साम्राज्य की एकता, अनुशासन और का प्रतीक था। फासीवादी दलों ने इसी चिन्ह को अपनाया। और फासीवाद का जो मूल आधार या लक्ष्य है वो एकीकृत राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो फासीवादी विचारधारा उग्र राष्ट्रवादी है, यानी ये राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और साथ ही साथ ये बुद्धि विरोधी है। और बुद्धि विरोधी होने के साथ साथ यह प्रबोधन काल या एनलाइटमेंट एज जो यूरोप में चली उसका विरोध करती है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो फासीवाद विचारों का सामान्यतः ये बात कही जाती है कि फासीवाद कोई सुगठित विचारधारा नहीं है, बल्कि कई बेमेल तत्वों को जोड़कर एक विचारधारा विकसित की गई, जिसे थर्ड वे कहा गया। थर्ड वे का अर्थ ये है कि जहाँ यूरोप में पूंजीवादी विचारधारा पहला मार्ग थी और साम्यवादी विचारधारा के रूप में समाजवादी विचारधारा जो आई वह दूसरा मार्ग कही गई, उसी तरह फासीवाद को तीसरा मार्ग कहा गया। तो तीसरा मार्ग कहने का अर्थ ये है कि वे पूंजीवाद और समाजवाद के इतर जाकर एक तीसरा विकल्प सुझाती है, जो मूल रूप से है तो साम्यवाद विरोधी ही। तो इस रूप को हमें समझना चाहिए कि फासीवाद अपने मूल तर्क में एक एकीकृत राष्ट्रीय समुदाय की स्थापना की बात करती है, उग्र राष्ट्रवाद पर बल देती है और साथ ही साथ ये युद्ध और शांति की युद्ध का समर्थन करती है और शांति का विरोधी है। अब जिन परिस्थितियों की हम बात कर रहे थे कि इटली प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के दौरान इटली और जर्मनी में ये विचारधारा पनपी और जिसकी वजह से दुनिया वापस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंची। 1919 में जर्मनी में बेनिटो मुसोलिनी और 1919 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी दल की स्थापना हुई। और वही काल था कि 1919 में जर्मनी में भी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी की स्थापना हुई हिटलर के नेतृत्व में। और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी इटली में प्रधानमंत्री बना और 1926 में इटली में एक दलीय प्रभुत्व वाली सरकार की स्थापना हुई और वहाँ पे लोकतंत्र का अंत कर दिया गया। और यही जर्मनी में हुआ कि 1933 में जर्मन चांसलर बना हिटलर और
वहाँ पर भी एक दलीय प्रभुत्व शासन की स्थापना हुई। अब कुछ कारणों की अगर हम खोज करें कि फांसीवादी विचारधारा क्यों जर्मनी और इटली में ही पनपी, दूसरे देशों में क्यों नहीं पनपी, तो इसका जो मूल कारण था वह यह था कि इटली और जर्मनी दोनों प्रथम विश्व युद्ध से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। दोनों जगह पे कमज़ोर लोकतंत्र विद्यमान था और सामाजिक आर्थिक संकट और ख़ासतौर पर 1930 के आर्थिक संकट ने उन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब कर दी थी। ऐसी स्थिति में जनता एक विकल्प, एक नेता की कल्पना करने लगी थी जो उनको सारी समस्याओं का समाधान दे पाए। और ऐसी ही स्थिति में इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। साथ ही साथ दोनों ही समाजों में व्यापारी वर्ग ने साम्यवाद के खतरे को देखते हुए फांसीवादी दल को व्यापक आर्थिक सहायता प्रदान की। तो अगर हम फांसीवाद के उदय के मूल कारणों की खोज करें तो फांसीवाद विषम आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज है और ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र कोई समाधान नहीं दे पाते तब ऐसी स्थिति में फांसीवादी विचारधारा एक नेता के अधीन में अधिनायकवाद के रूप में एक विकल्प के रूप में अस्तित्व में आती है। तो मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि फांसीवाद एक प्रतिक्रांतिकारी घटना है और लेनिन ने तो लास्की तो ये बात कहते हैं कि फांसीवाद बिखरते हुए पूंजीवाद को बचाने का अंतिम प्रयास है। तो इटली और जर्मनी में एक जैसी आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से फांसीवादी दलों को पनपने का मौका मिला और ऐसी स्थिति में वहाँ पर व्यापक जनसमर्थन हासिल करते हुए इटली में हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर अपनी अधिनायकवादी सत्ता को स्थापित करने में सफल रहे। और साथ ही साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अधिनायकवाद का उदय भी 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। तो राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र के कमज़ोर होते स्वरूप में अधिनायकवाद का उदय होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये इटली और जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी बल्कि राजनीति विज्ञान के सारे अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी जब कमज़ोर होते लोकतंत्र, इटली और जर्मनी के कमज़ोर होते लोकतंत्रों में एक अधिनायक का उदय हो रहा था।